हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। एग्जाम का ब्लूप्रिंट, जी हाँ 35 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में मैं लेके आया हूँ। 35 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट पेपर में इसका पार्ट फिर से करेंगे 35 क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग कम समय में 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। लगातार लॉन्ग वीडियो बनाने में ये भी हो जाता है कि आप लोग बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, पूरा 125 करते करते। दूसरा ये है ब्रेक मिलता रहेगा, पार्ट में आप वीडियोस कर लेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दिस। 125 क्वेश्चन का पूरा पेपर होता है, मैं टुकड़ों में दे रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। क्योंकि उसमें पूरा लॉन्ग देने में फिर मुझे लाइव जाना पड़ेगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स रहती है उसमें लाइव जाने पर, ठीक है। और लॉन्ग इतना बनाने के लिए डिवाइस कंपैटिबिलिटी नहीं है मेरे पास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले कंटेन्स द फेमस लाइन। कौन सा प्ले है जिसमें ये फेमस लाइन कंटेन करता है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉफेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। जी, मर्सी की बात हो रही है। ये किस प्ले की कहानी है? जी, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट या फिर मीजर फॉर मीजर। कौन से प्ले की कहानी है? चलिए बताइए। एग्जाम का ब्लूप्रिंट है, क्वेश्चन मार्क करके रखना जो भी पूछे जा रहे हैं आपसे। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, मर्सी की बात हो रही है, यानी ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस में बोला गया है। जब वो रूप बदल के जाती है, लॉयर का रूप रखकर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया की बात हो रही है, तब वो ये लाइन बोलती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, ठीक है। मर्सी की बात होती है, पोर्शिया बोलती है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। अगला क्वेश्चन देखिए। द सेकेंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है कौन सा है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जी, कैमल जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। लाइक लगा के या ऐसा लगा के नहीं बोला गया है, लाइक अ शिप नहीं है, वरना होता सिमिली। अगर लाइक और एज जिसमें लग जाए ना, ही इज लाइक अ शिप होता तो फिर सिमिली लग जाता। मानवीकरण करते हो तो पर्सनिफिकेशन होता। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, डायरेक्टली किसी को बोला गया ये है मेटाफोर। मेटाफोर, ठीक है। इट इज मेटाफोर बिकॉज जब आप किसी चीज को डायरेक्टली बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं यू आर लॉयन, तुम शेर हो, तो ये मेटाफोर है। अगर मैं बोलता यू आर लाइक लॉयन, तुम शेर जैसे हो, तो होता सिमिली। दोनों चीजों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। लाइक एज लग जाए तो सिमिली, किसी चीज को डायरेक्टली कुछ बोला जाए दैट इज मेटाफोर। अगला देखिए, थर्ड वन। Choose the opinion that correctly changes the following sentence into passive voice. Passive voice बनाना है। The chef prepared a delicious meal. The chef prepared a delicious meal. ये सेकेंड फॉर्म डायरेक्टली दी गई है, यानी पैसिव बनाते समय was या were के साथ में verb की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये हमारा पैसिव में होगा। और a delicious meal जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट में आ जाएगा। A delicious meal was prepared by the chef. A delicious meal was prepared आपको एक ही में दिखेगा, बाकी किसी में नहीं। हमारा एक ही में दिखा, वही ऑप्शन सही है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कम समय में कैसे निकालो। सेकंड फॉर्म में डायरेक्टली चले जाओ, पैसिव में was वर के साथ थर्ड फॉर्म सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिलेगी। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो एग्जैक्ट मैच करेगा। अगला देखिए। जॉन मिल्टन्स लिसाइडस belongs to the which poetic genre? पोएटिक जेनर कौन सा यूज किया है इसमें, ये पूछा जा रहा है। मॉक इपिक है, पेस्टोरल एलिजी है, नैरेटिव बैलेड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्या है? मॉक इपिक तो है नहीं। लिसाइडस उन्होंने किसी की याद में लिखी है, एडवर्ड किंग की याद में लिखी, मतलब वो क्या है, पेस्टोरल एलिजी है, उनके दुखांत में लिखी, उनके दुख में लिखी है, ठीक है। इट इज अ पेस्टोरल एलिजी। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ वन। Fill in the blank with the correct preposition. The property was divided ... the three brothers. Divided three brothers. जी, क्या होगा यहाँ पे? देखिए, between का यूज होता है जब दो लोगों के बीच में कुछ बांटा जाए। When distributed in two people, जब दो लोगों के बीच में बांटा जाता है तो फिर हम बिटवीन लगाते हैं। लेकिन जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में बांटा जाता है तब हम लोग अमंग का यूज करते हैं। दो से ज्यादा, तीन हो या तीन से ज्यादा कुछ भी हो, फिर अमंग का यूज होता है। तो क्या हो जाएगा? द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द थ्री ब्रदर्स। अमंग द थ्री ब्रदर्स, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमांटिक पोएट ऑथर्ड द फेमस लाइन। जी ये लाइन किसने लिखी? ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। जब भी ब्यूटी की बात, देखो नेचर, यहाँ पे नेचर की बात हो तो आप विलियम वर्ड्सवर्थ में चले जाओ तुरंत, ब्यूटी की बात हो तो आप जॉन कीट्स में चले जाओ तुरंत। हाँ जी, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? सिंपल ब्यूटी की बात हो रही है, आप जॉन कीट्स में चले जाओ। लाइन में अगर ब्यूटी दिखे तो मैं 90% कहता हूँ आप जॉन कीट्स में चले जाना, अगर नहीं आता हो वो 90% सही निकलेगा, ठीक है, ब्यूटी की अगर बात हो। और नेचर की बात हो तो 90% वर्ड्सवर्थ सही होंगे। अगर इनकेस नहीं आता है तब की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। मैंने कई बार बताया नाइदर नॉर वालों में क्या होता है, नाइदर नॉर, यहाँ पे नाइदर से स्टार्ट है, फिर पहला सब्जेक्ट है, फिर नॉर के बाद दूसरा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट। लेकिन नाइदर नॉर में आपको क्या करना होता है, वर्ब के नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट ही माना जाता है, यानी इसके नियर कौन है, द स्टूडेंट्स। तो द स्टूडेंट्स के लिए क्या लगना चाहिए, वर्ब होना चाहिए था, यानी क्या गलत है, वॉज गलत है, वॉज प्रेजेंट इज द रॉन्ग ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहां वर्ब प्रेजेंट होना चाहिए था, ठीक है, वर्ब प्रेजेंट होता तो बिल्कुल सही होता। अगला देखिए, 8th वन, वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड। इनकी जो द प्रिल्यूड है इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिटन इन विच स्ट्रक्चरल फॉर्म। किस स्ट्रक्चरल फॉर्म में ये लिखी हुई है जी, कौन सी स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखी गई है? फ्री वर्स में है, राइम्ड कपलेट है, ब्लैंक वर्स है, या फिर स्पेंसेरियन स्टैंजा है? तो मोस्टली देखिए जो ये द प्रिल्यूड लिखी गई ये है ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखी गई, ध्यान रखिएगा, द प्रिल्यूड इज रिटन इन द ब्लैंक वर्स, ठीक है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। अगला देखिए 9th वन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इफेमेरल। इफेमेरल, इफेमेरल का एंटोनिम क्या है, ठीक है, इसका उल्टा क्या है, विलोम शब्द क्या है? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इफेमेरल? जी इफेमेरल का एंटोनिम बताना है, कौन सा है जी? इफेमेरल का एंटोनिम जो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, इसका हो जाएगा इटर्नल, अमर, जो खत्म ही ना हो, अमर, इटर्नल, इटर्नल हो जाएगा, ठीक है, एफेमेरल का एंटोनिम हो जाएगा इटर्नल। अगला देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द ट्रम्फ ऑफ लाइफ, एन एम्बिशियस विजनरी वर्क लेफ्ट अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ द पोएट्स ट्रेजिक डेथ। पोएट की ट्रेजिक डेथ हो जाने के कारण ये काम अनफिनिश्ड रह गया था। द ट्रम्फ ऑफ लाइफ ये किसकी राइटिंग है, किसकी पोएम है, ये पूछा जा रहा है। द ट्रम्फ ऑफ लाइफ जो कि अधूरी रह गई थी उनकी डेथ के कारण। तो ऐसा कौन सा राइटर है? ये मैरी शैली के हस्बैंड है, बताइए कौन है जी? पीबी शैली, पर्सी बायशे शैली, पीबी शैली। पीबी शैली का ये जो काम है द ट्रम्फ ऑफ लाइफ, ये पोएम अधूरी रह गई थी क्योंकि इनकी बीच में ही डेथ हो जाती है, ठीक है, तो पीबी शैली की ये पोएम अधूरी रह गई थी। अगला देखिए 11th, इन शेक्सपियरियंस हैमलेट which character delivers the famous instruction to players, suit the action to the word to the action। जी shoot the action to the word to the action। ये किसने इंस्ट्रक्ट किया था, ये लाइंस किस कैरेक्टर ने हैमलेट में इंस्ट्रक्ट की थी, ये बताना है आपको। तो ये प्ले में खुद, हैमलेट के प्ले में खुद हैमलेट ही इंस्ट्रक्ट करता है, खुद हैमलेट ये लाइंस बोलता है, सूट द एक्शन टू द वर्ड टू द एक्शन। ये लाइंस खुद हैमलेट बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12th, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दिस प्रोफाउंड कंक्लूडिंग लाइन बिलोंग टू विच जॉन मिल्टन सोनेट। किस सोनेट से बिलोंग करती हैं? तो ये आखिरी लाइंस रहती हैं जब वो अंधे हो जाते हैं, अपने अंधेपन की पूरी कहानी बताते हैं, सबको पता होगा लास्ट में बताते हैं दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। उनका भी नंबर आएगा जो खाली खड़े और इंतजार कर रहे हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ये लाइंस हैं, ब्लाइंडनेस की ही कहानी है पूरी ये, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। माई लाइट इज स्पेंट करके पहले इसका टाइटल हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका टाइटल कुछ लोगों ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस रखा। अगला देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री एज।
द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स अपीयर्स इन विच फाउंडेशनल टेक्स्ट? किसमें आता है? विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ये लाइंस हैं, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये किसमें आता है? द प्रिल्यूड में, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, इंट्रो ने भी, या फिर एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म? किसमें आता है ये? लिरिकल बैलेट्स। लेकिन लिरिकल बैलेट्स कौन से? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, जिसको रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो माना जाता है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। इसमें इन्होंने कहा था द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है, ये लाइंस अपीयर होती हैं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में। अगला देखिए, विच कैरेक्टर इज शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट स्टेट? ये किसने स्टेट किया था? द स्ले इज फुल ऑफ नॉइजेस, साउंड्स एंड स्वीट एयर दैट गिव डिलाइट एंड हर्ट नॉट। जो हर्ट नहीं करता है, डिलाइट करता है, ये किसने कहा था? ये जो लाइंस हैं इनके ही एक गुलाम जिसको बना रखा था इन्होंने, कैलिबन। कैलिबन जो दुश्मन की तरह गुलाम बना रखा था, उस वो बोलता है ये लाइंस, कैलिबन की ये लाइंस है। ठीक है, स्पोकन बाय कैलिबन। अगला देखिए, नेक्स्ट 15th, चार्ल्स लैम्ब रोट हिज celebrated essay compiled as essays of Elia, हाँ जी, under the pseudonym Elia. Who was the real Elia? रियल इलिया कौन था जिसका इन्होंने सिडोनिम ले लिया था, जिसका नाम लिया था, लेकिन रियल में इलिया कौन सा था? देखिए कहां से उठा के क्वेश्चन दिया है ये। रियल में इलिया कौन था? ये क्लर्क था, अ क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। साउथ सी हाउस में एक क्लर्क था, उसका नाम इलिया था, जिसके नाम से इन्होंने अपना नाम इलिया दे दिया था, हिज पेन नेम। ठीक है, ही वॉज अ क्लर्क। रियल में एक इलिया नाम का क्लर्क था। जॉन कीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम इन अ लेटर एड्रेस टू हुम? किसको ये लेटर एक लिखते हैं जिसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी को एड्रेस करते हैं सबसे पहले? पीबी शैली को लिखते हैं, लाइट हंट को, हिज ब्रदर्स, या फिर फैनी ब्राउन को? तो ये अपने ब्रदर्स को लेटर लिखते हैं, हिज ब्रदर्स जॉर्ज एंड थॉमस कीट्स को लिखते हैं। जी, जॉन कीट्स ने अपने ब्रदर्स को उस लेटर में नेगेटिव कैपेबिलिटी का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन हिज लेटर्स। अगला देखिए, विच पोएटिक स्टैंजा फ्रॉम डिड पीबी शैली यूज टू कंपोज हिज मास्टरपीस ओड टू द वेस्ट विंड? जी, पोएटिक स्टैंजा फॉर्म कौन सी यूज की है? विच पोएटिक स्टैंजा फॉर्म यूज्ड बाय पीबी शैली इन ओड टू द वेस्ट विंड? जी, बहुत फेमस राइटिंग इनकी रही है, ओड टू द वेस्ट विंड। कौन सा स्टैंजा फॉर्म यूज किया है? टेरजा रीमा। टेरजा रीमा यूज किया इन्होंने इसमें। ओड टू द वेस्ट विंड में इन्होंने कौन सा यूज किया? टेरजा रीमा। याद रखिएगा, टेरजा रीमा। एक्सप्लेनेशन का समय अब गया, अब बस पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला देखिए, इन विच पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन डू वी फाइंड द इमॉर्टल लाइन टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड? ये लाइंस किस में अपीयर होती हैं? किस प्ले में अपीयर होती हैं? दिस इज फ्रॉम यूलिसिस। यूलिसिस की ये लाइन है, फेमस लाइन है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, यूलिसिस की, जिसमें बूढ़ा व्यक्ति रुकता नहीं है, चलता जाता है। ठीक है, अभी भी नहीं थक रहा। अगला देखिए, शेक्सपियर्स सोनेट जनरली फॉलोज विच स्ट्रक्चरल राइम स्कीम? कौन सी स्ट्रक्चरल राइम स्कीम? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी जी। जी हाँ, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये वाला राइम फॉलो करते हैं। राइम स्कीम कौन सा फॉलो होगा? ये ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये राइम स्कीम अपने सोनेट्स में इन्होंने फॉलो किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, which historical English event directly motivated John Milton to write his radical prose tract Areopagitica? Areopagitica pamphlet इन्होंने क्यों लिखा था? क्यों लिखा था? क्योंकि उस समय लाइसेंस लगा दिया था पब्लिकेशन पे, उसकी आजादी के लिए लिखा था। The execution of King Charles I, no, the licensing order of 1643, the restoration of monarchy under Charles the Great, fire of London। तो इन्होंने लाइसेंसिंग ऑर्डर के लिए लिखा था, जो लाइसेंस कर दिया गया था कि अपनी बुक पब्लिश करने के लिए सबसे पहले परमिशन इन लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके लिए इन्होंने एरोपेजिटिका नाम का पैम्फलेट लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 21st, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन इज द फेमस लाइन। दिस पैराडॉक्स अकर्स इन विच पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? किस पोएम में ये अपीयर होता है विलियम वर्ड्सवर्थ की? जी, ओड
इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, माई हार्ट लीप्स अप, द सॉलिटरी रीपर, या फिर लंदन 1802। तो ये लाइंस अपीयर होती हैं माई हार्ट लीप्स अप, माई हार्ट लीप्स अप की ये लाइंस हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत फेमस लाइंस हैं। अगला देखिए 22nd, इन किंग लियर हु इज द लॉयल नोबल मैन whose eye are brutally gouged out on the stage by Cornwall and Regan। Cornwall and Regan के द्वारा किंग लियर में who is loyal nobleman whose eye are brutally gouged out on stage by Cornwall and Regan, जिसकी आंखें निकाल ली गई थी। किंग लियर का कौन सा रॉयल नोबलमैन था? जी हाँ, अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ही वॉज अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर। अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर थे जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे किंग लियर के प्रति, उनकी आंखें निकाल लेता है, ठीक है। अगला देखिए 23rd, थॉमस हार्डीज फिक्शन रीजन वेयर मोस्ट ऑफ सेलिब्रेटेड नॉवेल आर स्ट्रक्चरली सेट इज कॉल्ड। हाँ जी, इनका फिक्शन रीजन था जो हमेशा एक प्लेस दिखाते थे, वो कौन सा था? वेसेक्स। वेसेक्स सेमी फिक्शन रीजन भी बोलते हैं इसको, जहां पे वेसेक्स का ये प्लेस सेट करते थे, वहां पे कहानियां दिखाते थे, ठीक है। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ लिटरेरी स्टेटमेंट वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द लिटरेरी स्टेटमेंट, ये कहां से सोर्स लिया गया है, कहां की ये लाइंस हैं, ये पूछा जा रहा है जी। 24th का, ये लाइंस द टेम्पेस्ट की हैं। द टेम्पेस्ट में ये लाइंस अपीयर होती हैं, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप। द टेम्पेस्ट की ये लाइन है। अगला देखिए, द लास्ट प्ले रहा है विलियम शेक्सपियर का, हु इज कॉल्ड जॉफरी चौसर, हु कॉल्ड जॉफरी चौसर द वेल ऑफ इंग्लिश अंडरफील्ड। द वेल ऑफ इंग्लिश अंडरफील्ड किसने कहा है जॉफरी चौसर को? सिंपल तरीके से आप समझिए इसको जी, जॉफरी चौसर को द वेल ऑफ इंग्लिश आइडेंटिफाइड किसने कहा है? जो मिल्टन के गुरु रहे हैं। मिल्टन के गुरु कौन रहे हैं जी? लिटरेरी फादर कहे जाते हैं एडमंड स्पेंसर। तो एडमंड स्पेंसर ने ये लाइंस कही हैं जॉफरी चौसर के लिए, ठीक है। एडमंड स्पेंसर वॉज कॉल्ड अ फादर, लाइक फादर टू मिल्टन, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड्स थ्राइसिस is a pastoral elegy written to the mourn tragic death of which contemporary poet? किस contemporary poet की डेथ पर इन्होंने थ्राइसिस लिखी थी, जो एक पेस्टोरल एलिजी है? किसकी डेथ पर इन्होंने लिखी थी? मैथ्यू अर्नोल्ड ने, ये आपको बताना है जी। एडवर्ड किंग, जॉन कीट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या आर्थर ह्यूज क्लॉग? जी, आर्थर ह्यूज क्लॉग, इनकी डेथ पर इन्होंने ये लिखी थी थ्राइसिस। थ्राइसिस लिखी थी, पेस्टोरल एलिजी है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, जो आर्थर ह्यूज क्लॉग की डेथ पे लिखते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27, चूज द अल्टरनेटिव दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू मी डू यू वांट वेयर शी लिव्स, डू यू नो वेयर शी लिव्स? जी, तो यहाँ पे हमारा ही सेड टू मी है, ही आस्क्ड मी, और इफ लग जाएगा कंजक्शन, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है सिंपल। तो ही आस्क्ड मी इफ, ही आस्क्ड मी इफ एक ही में मिलेगा आपको ए ऑप्शन में, यही हमारा सही है। आसान तरीके से करने का तरीका यही है, ही आस्क्ड मी इफ यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, पूरा सेंटेंस चेक करने की क्या जरूरत है, आपको एक ही में जब मिल रहा है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें पार्ट्स ऑफ क्या बताना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाँ जी जी। द अप ट्रेन इज रनिंग लेट टूडे, द अप ट्रेन इज रनिंग, जी यहां पर अप अंडरलाइन किया गया, द अप ट्रेन इज रनिंग लेट टूडे। अप अंडरलाइन है इसमें, हालांकि नहीं आया था अंडरलाइन, तो अप कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताना है आपको। द अप ट्रेन इज रनिंग लेट, तो अब क्या कर रहा है यहाँ पे? ट्रेन की विशेषता बता रहा है। अप ट्रेन, कौन सी ट्रेन? ऊपर वाली ट्रेन लेट है, तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? अब एडजेक्टिव है। अगला देखिए, स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस। जी, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, अब ईच लगा है तो ऑफ द कैंडिडेट्स का आगे मतलब ही नहीं है। ईच के हिसाब से हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब लगानी, हैव गलत है यहाँ पे।
हैव बीन रिक्वेस्टेड नहीं होना चाहिए था, हैज बीन रिक्वेस्टेड होना चाहिए था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने कई बार पढ़ाया है, उसी का ये पार्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। हैड आई नो अबाउट योर अराइवल, जब हैड से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हमेशा इस साइड में वुड हैव आएगा, ठीक है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा इधर, ठीक है। अगर यहाँ पे डिड से स्टार्ट होगा तो सिंपली आप वुड से लिख सकते हो, वर अगर लगा होगा तब भी आप सिंपली वुड लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए हैड से स्टार्ट है तो आई वुड हैव मेट, आई वुड हैव मेट, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई वुड हैव मेट यू एट द स्टेशन। नेक्स्ट देखिए 31st, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। जी पैसिव में दिया है, एक्टिव में करना है। द विंडो पेन हैज बीन ब्रोकन बाय समवन, तो क्या हो जाएगा, समवन हैज ब्रोकन द विंडो पेन, समवन हैज ब्रोकन आपको एक ही में मिलेगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब पैसिव वाला बीन बस हटा दो, इसमें हैज ब्रोकन आ जाएगा, एक ही में मिलेगा आपको हैज ब्रोकन, वही हमारा सही एक्टिव वॉइस है। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द डेमोन्स्ट्रेटिव द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन बतानी है कौन सी किसमें सही है। स्कार्सली हैड ही लेफ्ट द रूम देन, स्कार्सली और हमने बताया था स्कार्सली और क्या था जी, स्कार्सली हार्डली के साथ में हम लोग देन नहीं वेन लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी वेन दो में है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, स्कार्सली वाले में वेन लगता है। अब देखते हैं, स्कार्सली हैड ही बिल्कुल सही, यहाँ पे ही हैड कर दिया, ये भी गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, बी ऑप्शन, स्कार्सली हैड ही लेफ्ट द रूम व्हेन इट बिगेन रेन हैवीली, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन आएगा, बाकी के साथ में देन आएगा। अगला देखिए, fill in the blank with the correct preposition. The dynamic leader was completely absorbed ... his deep philosophical thoughts. जी, dynamical leader was completely absorbed हो गया किसमें, in his deep philosophical thoughts। जी, तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी बोल दिया है वैसे, in his, अपने थॉट्स में डूब गया है ना, in his philosophical thoughts, तो in is the right answer। सेंटेंस बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या भरना चाहिए। अगला देखिए, फाइंड द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। सही पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट सी एक्सक्लेम्ड, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा ही नहीं है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, हाँ जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कोई सरप्राइज में बोल रहा है तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, वेरी गुड, फिल इन वो बंद है इन्वर्टेड कॉमा, सी एक्सक्लेम्ड, जी हाँ ये सही लग रहा है। अगला देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट यहाँ पे कुछ ही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। वैसे यहाँ पे कॉमा होता तो और अच्छा था, नहीं है देन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा यही सही है, क्योंकि इसके अलावा और कोई सही सेंटेंस नहीं दिया हुआ है। अगला देखिए 35, चूज द एग्जैक्ट वर्ड दैट मीन्स अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी। जो ह्यूमन काइंड को नहीं पसंद करता है, ह्यूमन सोसाइटी को नहीं पसंद करता है, उससे दूरियां बनाता है। जिसको इंसान नहीं पसंद उसको क्या कहते हैं जी, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, मिसोगेनिस्ट कहते हैं, या मिसांथ्रोप कहते हैं, या फिर पॉलीग्लॉट कहते हैं जी। ऐसे इंसान को जिसको इंसान नहीं पसंद होते, उनकी सोसाइटी नहीं पसंद, उनसे दूर रहना, उसको बोलते हैं मिसांथ्रोप। मिसांथ्रोप इज द करेक्ट आंसर। जो इंसानों को नहीं पसंद करता, इंसानी सोसाइटीज को नहीं पसंद करता है। ये हमारे 35 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिक्स ग्रामर एंड लिटरेचर। इसके बाद में फिर से हम मिलेंगे 35 क्वेश्चंस के साथ में, देन अगेन 30 क्वेश्चन, देन अगेन 25 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से 4 वीडियोज में हम 125 क्वेश्चंस कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।